अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक़ नहीं था। ये अल्फाज हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से की गई एक ट्वीट के, जिसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि सदर आरिफ अलवी ने इन दोनों बिल्स पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों बिल्स कवानीन बन चुके हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि FIA ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफन मामले पर PTI के दो अहम रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तार कर लिया। मगर अब सदर के इस बयान के बाद इन बिल्स की मंजूरी मशकूक हो चुकी है। वजारत कानून इंसाफ का ये कहना है कि मौजूदा केस में सदर ने आर्टिकल 75 की आईनी ज़रूरियात पूरी नहीं की, जानबूझकर बिल्स की मंजूरी में ताख़ीर की, बिलों को बग़ैर मुशाहिदे या मंजूरी वापस करने का रास्ता आइन में नहीं दिया गया, लिहाजा सदर मुमलिकत का इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। अब आइन का आर्टिकल 75 है क्या? वो ये कहता है कि कोई भी बिल मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है। फिर सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, सदर मंजूरी दें या फिर मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेज दें, और आइन कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। तो सदर के इस बयान के बाद उन पर खासी तनकीद हो रही है, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। और फिर ये सवाल भी उठ रहा है कि उन्होंने आइनी ड्यू प्रोसेस फॉलो क्यों नहीं किया अगर इनको बिल्स पर एतराज़ात थे। सदर मुमलिकत की इस ट्वीट के रिपरकशंस क्या होंगे उनके अपने लिए भी, और फिर मुल्क पर भी इसके सियासी और आइनी असरात क्या होंगे, इसी हवाले से अपने तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब, राव खालिद साहब और नज़ीम साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, क्या कहेंगे आप इसे, ये सदर की नाअहली है या फिर बेबसी है? दोनों नहीं है। अच्छा, सबको पता है क्या हुआ, सबको पता है कैसे हुआ, सबको पता है कौन करवाया। तो मैं इस बात पे तो कुछ नहीं कहना चाहता। आप दूसरों से पूछ लें, इसलिए कि अगर आप एक हवाई डिस्कशन चाहते हैं तो हवाई डिस्कशन में कोई मज़ा नहीं है। अब आप ये कहें कि अब क्या हो सकता है, आपका एक दूसरा सवाल था जी कि क्या हो सकता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इन्वेस्टिगेशन करवा ले, और अगर फ्रॉड हुआ है उसको पता चल जाएगा, 2 दिन में पता चल जाएगा। सिग्नेचर्स उनके फेक किए हैं, राइटिंग एक्सपर्ट को बुला के पूछ लें। और ये प्रेसिडेंट झूठ क्यों कहेगा, किस लिए? नहीं हिलाली साहब, लेकिन अगर प्रेसिडेंट झूठ नहीं बोल रहा तो हम ये भी तो फिर उनसे तवक्को कर सकते थे ना कि अगर उनको एक फ्रॉड नज़र आया है कोई, या उनको कोई शुबहात हैं, तो उनको कानूनी चाराजोई करनी चाहिए थी, उनको परसू करना चाहिए था। आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता बजाय इसके कि वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि जी मैंने कुछ नहीं किया, बरी ज़िम्मा हूँ मैं इस चीज़ से? शायद आपका बड़ा अच्छा सजेशन है, शायद ये करना था। मैं तो कह रहा हूँ उसको फ़ौरन करना था। जिस दिन उसको पता चला, जब उनको पता चला कि ये फ्रॉड उनके साथ हुआ है, पहले वो CJ चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें। उनको अगर फरमान नहीं दे सकता उनसे बात करते, और अगर वो अपने इख्तियारात जो हैं चीफ जस्टिस के अगर वो फिर भी नहीं करते, तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो इधर नहीं टिक सकता। जिस मुल्क में मेरा सिग्नेचर फोर्स हो रहा है, मुझे ये हरकतें हो रही हैं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली। लोग कहते हैं नहीं ये इसका मकसद उनका फिर पूरा हो जाता, बिल्कुल पूरा हो जाता, वैसे ही पूरा हो रहा है। आपको क्या तकलीफ है, सबको पता है क्या हो रहा है। ठीक है, अब तो राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है अब जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट की है उसमें अगर हम ये कहें कि ना वो एक कोर्ट में जा रहे हैं, अगर उनको खदशात हैं कि ये कोई फ्रॉड हुआ है, तो ना वो उसको परस्यू कर रहे हैं बाय लॉ, ना वो रिज़ाइन कर रहे हैं अपने मनसब से, तो क्या फिर वो क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो?
देखें, उनके ट्वीट से जो सूरत हाल पैदा हुई है हमारे यहाँ कुछ अर्सा से, लॉ के हवाले से, कानून के हवाले से, आइन की तशरीहात के हवाले से, साइफ़र के हवाले से, 9 मई के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कश्मकश है उसमें लेटरबाजी जिस किस्म की हो रही है, तो वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा अजीबो गरीब किस्म का एक मंजर पेश करती हैं, जिसमें बड़ा मुझे मोहसिन नकवी का शेर याद आ रहा है कि शब को गर जागीरे हरफे हक यूं ही लुटती रही, सुबह तक सच बोलना भी एक हुनर हो जाएगा। तो ये अब ये हुनर किसके पास है सच बोलने का? हमें तो हर तरफ से अजीबोगरीब किस्म की चालाकियाँ, धोखाबाजी, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए कोई तरीका वारदात इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिंपल प्लेन जो प्रोसीजरल मैटर्स है, आपने 75 का कहा, सारे कह रहे हैं 2 ही रास्ते हैं, एक तीसरा रास्ता भी है जिस तीसरे रास्ते से ये अप्रूव हुआ है। तीसरा रास्ता ये है कि अगर सदर असेंट ना दे और वापस ना भेजे तो 10 दिन में ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाता है। वो तीसरे रास्ते का जिक्र नहीं कर रहा। वो तीसरा रास्ता क्यों अडॉप्ट किया गया? क्या सदर साहब जानबूझ के खामोश रहे? क्या उनके स्टाफ ने वाकई उनसे धोखा किया या चालाकी की? जिस किस्म के उसके हवाले से बयानात आ रहे हैं, हो रहा है, उसका एक सिंपल सी बात है जो मैंने बाकी साइफ़र का या 9 मई का या बाकी चीज़ों का हवाला दिया, उस पर तहकीकात की बार बार बात की जाती है, जुडिशल इंक्वायरी की बात की जाती है। तो ये तहकीकात के बगैर ये चीज़ भी सामने नहीं आएगी। सदर साहब के पास बिल आते थे, कितने बिल ऐसे हैं जो उन्होंने जानबूझ के खामोश रहे और 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गए? ये नहीं है कोई ऐसा केस। सदर साहब, ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि सदर साहब बहुत से बिल्स पे इतराज़ किया और वो वापस भेजा गया लिख के उनको। बिल्कुल। अब इंटरनल प्रोसीजर क्या है? क्या सदर साहब के पास उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाते हैं, उनको कहते हैं कि सर ये बिल आए हैं, और वो उनको कहते हैं ये रख दो, इनको अप्रूव करना है और बाकी वापस भेज दो? ज़ुबानी बात होती है क्या तहरीरी तौर पे नोट पुट होता है उनके सामने? अगर तहरीरी तौर पे पुट होता है तो ये तो रिकॉर्ड पे होनी चाहिए चीज़ें कि उन्होंने लिखा ऊपर। अगर ज़ुबानी बातें हुई हैं, ज़ुबानी रखा गया, ज़ुबानी वापस किया गया है, तो ये तो बात समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर्स होते हैं इन चीज़ों के सारे। 75 के तहत 2 के तहत जो भी है, सदर साहब ने असेंट देनी है या उसको असेंट नहीं देनी, वॉट तो वो सारी तहकीकात से ही ये बातें सामने आएगी। वरना हर बंदे का अपनी बात है। इसहाक डार साहब मुझसे कह रहे इस्तीफ़ा दे दे, शरीर रहमान कहते हैं जी ऑफिस नाकाम हो गया। अब सदर एक अपने अमले को ऑर्डर देता है कि इसको वापस भेज दो। प्रोसीजरली अगर वो उसी तरह से होता रहा पहले भी तो उसको वापस भेजना चाहिए। अगर सदर साहब भी उस पर कोई कह ले कि कोई लैतोलाल से काम ले रहे हैं या कोई लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो वाकई उन्होंने स्टाफ को कहा है कि वापस भेजे इसको और उन्होंने वापस नहीं भेजा, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये आइन और कानून के साथ ये जो खिलवाड़ शुरू हुआ है बड़े अरसे से, हमने देखा बेंचों के हवाले से हुआ। 7-4-3 का फैसला है जी, वो एक कानूनी नुक्ता निकाल के तारड़ साहब ले आए। अभी वज़ीर कानून साहब को मैं सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे 2 ही चीज़ें हैं जी कि 2 कर सकते हैं, तीसरी चीज़ क्यों नहीं बताते भाई? वो भी तो कानून ही है ना। अगर सदर साहब असेंट नहीं देते और वापस भी नहीं करते तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, वो उसको फिर असेंट समझा जाएगा, उसको व्हाटएवर उसको डीम्ड लिखा हुआ उसके के वो समझा जाएगा कि या साइन करें या डीम टू बी अप्रूव्ड। तो वो सारे चक्करबाजी पे लगे हुए हैं, गेमें हो रही हैं इस किस्म की। वही है कि अब असल सच ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन सही बात कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये तहकीकात के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। नजमुल साकिब साहब, ये असल सच या असल बात जो है वो सामने आएगी कैसी? क्योंकि सदर आरिफ अलवी का जो ये एक इंतहाई संगीन ट्वीट हम इसे कह सकते हैं, अब उस पर सवालात इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्यों उन्होंने ट्वीट करने से पहले जो एक ड्यू प्रोसेस था वो फॉलो नहीं किया? क्या उन्होंने तमाम आइनी ज़ाब्ता-कार को फॉलो किया जो उनको करना चाहिए था? बतौर सदर इतनी बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं, अगर उनको ये खदशात हैं, क्या उनको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था? क्या उनको अपने अमले के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए थी? ये सब नहीं किया, एक ट्वीट कर दी और उसमें वो एक तरह से फेस सेविंग करते नज़र आ रहे हैं। ये जिस ट्वीट की बात हो रही है रामीन, मैं तो सबसे पहले चाहूँगा कि चेक किया जाए क्या ये सदर मुमलकत ने खुद किया है कि उनके उन स्टाफ ने किया है या किसी और स्टाफ ने किया है और उनका नाम लेके कर दिया गया है। अब तो ये आलम ये आ गया है कि किसी किस्म की कोई खबर, चाहे वो ट्वीट के ज़रिए हम तक पहुँचे या स्क्रीन के ज़रिए पहुँचे, बड़ा उसमें देखभाल करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है कि ये सच है कि नहीं। आपने ये जो सच की बात की है ना, इसकी तलाश किसी को नहीं है। देखिए जो पीडीएम की गवर्नमेंट गई उसके बाद निगरान आ गए, निगरानों का काम है इलेक्शन कराना, लेकिन
इलेक्शन के अलावा भी तो कुछ जरूरी काम करने हैं ना, उन हालात को क्रिएट करना है। अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की उसका हिरासत की बात की, तो इस तरह के मामलात भी तो चलने हैं ना, आइंदा भी तो कुछ होना है। तो उसके लिए ये बहस इस वक्त नहीं है कि सदर साहब का इख्तियार था नहीं था, उनका डीम समझा जाएगा। ये बिल्कुल ठीक राव साहब ने कहा, ये तो कानूनी बात है। असल चीज ये है कि सदर साहब बे इख्तियार थे, हमें मालूम है, इस कदर बे इख्तियार हैं। अब उनसे तवक्को की जाए कि बिल उनके पास आया है, उन्होंने साइन नहीं किया, तो अपने ड्राइवर से कहें कि चल यार जरा बैक, मैं जरा, इस तरह तो नहीं होता। तो सदर मुमलकत का जो ये वाली कसम पुरसी है, ये बड़ी काबिल गौर है। और उसके साथ एक बहुत ज्यादा खौफनाक चीज ये है कि ये हम हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट के पास हर साइफर मैसेज जाता है, हेड ऑफ स्टेट के पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आम आदमियों के पास नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं उसके पास, ख़ासतौर पे जो बाहर हमारी एम्बेसीज हैं उनसे जो आती हैं, हेड ऑफ स्टेट उसमें नंबर 1 पे होता है कि उसको मालूम होना चाहिए। अगर उस शख्स को जो कि इस रियासत पाकिस्तान का सदर मुमलिकत है, उसके स्टाफ में इतना भी नहीं कि वो कोई इस तरह का सादा सा हुक्म दे कि इसको वापस कर दो, और वो वापस ना हो और उसको बताना पड़े कि देखिए जी कसम पुरसी का ये आलम है, तो ये एक बड़ी ही शदीद खौफनाक सूरत हाल है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए और बजाय इसके कि विक्टिमाइजेशन करें। एक और अहम बात उसमें जो उन्होंने कहा है कि मेरा अपने आप को उन्होंने एब्जॉल्व करने की कोशिश की है। उनको ये खबर होनी चाहिए, बट बसद एहतराम मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये कौमी मसला है हुजूर वाला, ये आपका जाती मसला नहीं है। और चूंकि बहुत सारे अरसे से हम सुनते आए हैं, देखते भी आए हैं कि आपका झुकाव एक मखसूस पार्टी की तरफ है। अब यह है कि आप सदर मुमलिकत बन के तो दिखाएं पहले, और यही वो वक्त है। देखिए हालात के पलटों में हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था, हालात के पलटों में ही मर्दों के जौहर खुलते हैं। बजाय इसके कि विक्टिमाइजेशन का आप यानी करें कि देखिए जी मैं तो बेबस लाचार, यानी अपनी कसम पुरसी, आप इनका डट के मुकाबला करें। और रियासत पाकिस्तान के आप हेड हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, रियासत पाकिस्तान के। और उसका तकाजा ये है कि आप वो करें जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की मुमलिकत और पाकिस्तान के अवाम के हक में हो। और ये जो बिलों की आप बात कर रहे हैं, इनसे जान आपकी नहीं छूटेगी, क्योंकि ये तो आपने करने ही करने थे। तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि वक्त कम था, उसने पार्लियामेंट में वापस आना था बिलों ने, और भी बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं, तो ये काम करवा लिया गया। ठीक है। हिलाली साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अगर सदर साहब ने किसी अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं बुलाई, वज़ीर आज़म काबीना किसी को आगाह नहीं किया इस फ्रॉड के बारे में, सिर्फ ट्वीट कर दी, तो क्या इससे ऐसा इम्प्रेशन नहीं आता कि एक सियासी मकासद के लिए संगीन बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सदर साहब? नहीं, मेरे ख्याल में कि हम लोग कर नहीं सकते जो करना चाहिए। हम लोग उनके बारे में ज़िक्र नहीं कर सकते जिनके बारे में शायद ज़िक्र होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सदर इस बेचारे के पीछे लगे रहें कि ये करना था, उनका मकसद तो फिर पूरा हो जाएगा ना। जितना डिस्कशन प्रेसिडेंशियल एक्शंस पे है, तो उतना डिस्कशन उनका तो अभी तक 1 मिनट के लिए भी हमने डिस्कस नहीं किया। तो दिस इज़ द होल पर्पस कि इस पे बात करते रहो और वक्त गुजर जाएगा, ये भी भूल जाओगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर मैं आपको कहूँ इसका क्या कंसिक्वेंस क्या है, माने कि अगर ऐसा होता है तो फिर प्रेसिडेंट को क्यों बिलीव करें? उसका सिग्नेचर इज वर्थलेस। तो किससे जाके, हाँ उनसे जाके फिर बात करें। मगर यार द होल पर्पस इज कि हम डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं, तो फिर व्हाई आर वी डूइंग इट? अगर उनसे ही जाके, तो देखिए कहने की बात यह है कि हम वी आर फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप ऑफ वो बातें करना जो वो कहते हैं, यू आर नॉट हिटिंग द नेल ऑन द हेड, यू आर हिटिंग इट एवरीवेयर एल्स। तो मेरे ख्याल में सदर साहब को भी बस एक ये मैं कह सकता हूँ कि जब उनको पता चला कि उनके प्रेसिडेंसी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं,
who think nothing of him, वो ऑर्डर्स किसी और जगह से लेते हैं और उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है और बदनामी की ज़रूरत नहीं है, तो इस्तीफ़ा देके हट जाए। तो ये मुझे समझ नहीं आता हाँ, कि तो वो हट क्यों नहीं रहे? हाँ, यही तो अगर बात है। ये वो प्रिंसिपल टिकना स्टांस लेना, अगर चाहते हैं इतनी तो ज्यादतियां हो रही चीफ जस्टिस को दे हैं, देते। इतना ही जो है वो जो रूल्स ऑफ द गेम्स हैं वो इतनी अनफेयर हैं, तो वो क्यों नहीं हट जाते अपनी इस कुर्सी से? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मगर दिस इज अ साइड शो ना। ये तो एक्चुअली इज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम जो नेशन को कन्फ्रंट करती है, जो हमारी इमेज के साथ जो हो रहा है, जो दुनिया क्या कह रही है। अगर वो भी आपको परवाह नहीं है तो ठीक है यार। क्वाइट फ्रैंकली मेरे ख्याल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये तो ये एवरी डे वी आर बेटिंग न्यू ग्राउंड्स इन क्या कहते हैं, इन डिसऑनेस्टी। हाँ, ठीक है। राव खालिद साहब, अब ये सवाल भी उठ रहा है कि जब प्रेसिडेंट की असेंट नहीं है तो फिर कानून बरकरार है या अब इसमें इबाहम आ गया है, इसको अब कैसे एड्रेस करेंगे? आपकी जो एक इंसाइट है, आप क्या समझते हैं, ये मज़ीद अब दोबारा से मंजूरी के लिए जाएगा या हो गया बस मंजूर अब ये? नहीं, उसका मैं वही बता रहा था कि जो दो तो है ना चीज़ें कि 75 जब आता है उनके पास तो 75 आर्टिकल के तहत उन्होंने या असेंट देनी होती है या अपनी ऑब्जर्वेशन दे के वापस भेज देना कि ये चीज़ें इसमें दुरुस्त होने वाली हैं या मैं इसको असेंट नहीं दे रहा, आप इसको दोबारा भेजें। तीसरी जो उसकी ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन उसकी यही है कि अगर सदर साहब असेंट भी नहीं देते और वापस भी नहीं भेजते तो 10 दिन के बाद आइन कहता है कि वो कानून बन जाएगा। यही हुआ है इसमें, यहीं से तो असल शरारत शुरू हो रही है, यहीं से तो खराबी शुरू हो रही है। इसी को तो प्रोब करने की ज़रूरत है कि क्या सदर ने पहले कभी हुआ कि सदर ने बिल रखा हो ताकि 10 दिन बाद खुद ब खुद ही हो जाए, उसके बाद मैं ट्वीट कर दूँ, या क्या प्रोसीजर जो है उसका जो फॉलो हुआ है प्रॉपरली। और दूसरी बात जो एक आपने सदर साहब के हटने की बात की है, पिछले प्रोग्राम में मैंने लास्ट वीक कहा था कि एक कोशिश हो रही है कि सदर साहब को भी निकाल दिया जाए, उनको भी किसी तरीके फोर्स किया जाए कि वो रिज़ाइन कर दें। मे बी ये उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। ये जिस किस्म की कंपेन अचानक शुरू हो गई है कि सदर साहब नाकाम हो गए हैं, उन अपना स्टाफ नहीं चला सकते, अपना दफ्तर नहीं चला सकते, तो एकदम से ये शुरू हो गया काम। तो मे बी ये उस तरफ ले जाए इस सारे मामले को। और तो राव खालिद साहब, क्या ऐसा बेनिफिट है या सदर साहब के जहन में ऐसी क्या बात है कि वो अभी भी इस मनसब पर टिके रहना चाहते हैं, वो अभी नहीं जा रहे? बेशक कोशिशें हो रही हैं, वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, आके ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने को तैयार। क्या कोई स्ट्रैटेजी है PTI की तरफ से, कोई स्ट्रैटेजी है, क्या चल रहा है? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा बेबस हैं वो, बहुत यानी जो बहुत से मामलात है कानूनी इख्तियार, आइनी इख्तियार के हवाले से, सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान अफवाज के वो, तो उनके हवाले से मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सीज होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही हैं तो उनको भी इस पर गौर करना चाहिए, या तो अपना जो भी मामलात हैं उनको इस तरह से कंडक्ट करें कि इस किस्म की कोई गलत फहमियाँ और इस किस्म की क्या सराहियाँ जन्म ना लें, ठीक है। या फिर बेहतर रास्ता यही है कि वो फिर कहे कि जी अच्छा ठीक है, अगर आपने सब एक की जुल्फ के असीर हो गए हैं तो फिर ठीक है, वो जाने और वो असीर होने वाले जाने, आराम से अपना साइड पे होकर बैठ जाए। जहाँ इतने PTI के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले गए हैं तो ये भी चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, जो ट्वीट किया है सदर साहब ने, उसमें एक लाइन उन्होंने ये भी लिखी है कि मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। वो किन लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं? PTI के, वो अपने जो उनके पार्टी के कारकुनान हैं उनसे माफ़ी मांग रहे हैं वो? क्विकली दो बातें बड़ी ज़रूरी है यहाँ बता रही। पहली बात ये है कि ये जिस बिल की वापसी की बात हो रही है, इसमें ना इन्होंने ना हाँ लिखा ना लिखा, तो बगैर हाँ ना किए हुए भेजने की तुक क्या है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो मेरा तजुर्बा है ब्यूरोक्रेसी का को 35-36 साल का, कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो लिखता है द प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू अप्रूव पैरा 4 अबव। इसी तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट का लिखता है द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अप्रूव सच एंड सच पैरा। तो किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने या उन्होंने करके भेज दिया होगा। सदर मुमलकत या वजीर आजम खुद साइन नहीं करते। मैंने बहुत कम देखा है
कि इस तरह के जो बिल हैं उनमें आपके दस्तखत चाहिए, को बिल सामने आए, हो सकता है उस तरह का हो, लेकिन बगैर हाँ किए, बगैर ना किए अगर आप बिल भेज रहे हैं कि जी इसको भेज दो, तो हो सकता है स्टाफ ने देखा हो कि ये तो ना हाँ है ना है, करें तो करें क्या। अब आते हैं आपकी तरफ कि वो किस से माफी मांग रहे हैं। वो अपने कॉन्शियंस को देख रहे हैं, अपने ज़मीर को देख रहे हैं कि कल को अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरी बात आएगी, तारीख में मेरा जिक्र आएगा, तो उसमें हो जी कि मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं फिर से अर्ज करूंगा कि यह आपका जाती मसला नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का मसला है। इसको उस एंगल से देखिए, महदूद करके इश्क को रुस्वा न कीजिए। सही बात है। और हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि कोई डबल गेम भी शायद कर रहे हों? सदर साहब के एक तरफ उन्होंने दस्तखत कर भी दिए हों और फिर एक तरह से फेस सेविंग भी ले रहे हैं वो अपने जो उनके पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या आवाम हैं कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसा भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और मैं शुरू में सोच रहा था कि इस किस्म की बुज़दिली जो हुई है, दिखाई दी है, ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने ऐसे चीज़ को, इसके माने कि बेचारा बैठा होगा, कहेगा पानी लाओ, तो पानी भी नहीं मिलेगा उसको, तो माने कि ये क्यों। और ये बिल्कुल सही है, मैं भी आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल सेक्रेटरी था और बिल्कुल सही कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि हम कहते थे द प्राइम मिनिस्टर may be pleased to approve paragraph 4 या द प्राइम मिनिस्टर हैज approved all proposals except for that in paragraph 5 और 6 और जो भी है। बिल्कुल इस तरीके से ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। और जब मैंने सुना है कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, तो देन ऑफ कोर्स सवाल ही नहीं पैदा होता है। यू शुडंट स्पेकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी जब आपको पता चल जाता है हुआ क्या। दूसरी बात यह है कि जब मैंने एक इनके सपोर्टर को फ़ोन किया और पूछा कि भाई ये क्या हुआ है, कहता है यार क्या बात है, हमें चाहिए ये, वी वांटेड दिस। वो जिसको वो सपोर्ट करता है, ही इज अ सिविलियन रिटायर्ड मैन, कहते वी वांटेड दिस, हो गया है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से हो गया है। अरे यार ये कोई तरीका है? फॉर गॉड सेक, प्रेसिडेंट आ रहा है और दुनिया के सामने कह रहा है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और बैठा हुआ है उधर ही और फ्रॉड हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसी को इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर रहा है और लॉ मिनिस्ट्री ने अपने प्रेसिडेंट को डिसोन कर दिया। तो आप बताएं मुझे। तो उसने भी मुझे कहा, मैं कहा यार फॉरगेट अबाउट इट, ये मीन्स जस्टिफाइज द एंड ये था, बात खत्म हो गई। सही, ये है एक्चुअल स्टोरी। बिल्कुल ठीक है। हम कह सकते हैं कि रूल्स और आइन का एक मजाक बना हुआ है इस वक्त मुल्क में और हम रोज़ नए नए वाक़यात इस तरह के देख रहे हैं। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। नाज़रीन, CCI में नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के हिसाब से इलेक्शन करवाने की मंजूरी में अपना कंसेंट देने के बावजूद पीपल्स पार्टी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर दे रही है। अब शहीर रहमान साहिबा ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी और ये कि अगर आइनी मुद्दत से बाहर गए तो इलेक्शन तो हम जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। मगर इस पर नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज़ कर रही है। तो क्या मामला यही है? इस हवाले से अपने तजियाकारों से बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह इसी बयान में ये भी कहा है कि इंतखाबात में 90 दिन की ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या आने वाले वक्त में ये बयान नून लीग को खुद भी हॉन्ट कर सकता है? इस पॉइंट को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हिलाली साहब, क्या पीपल्स पार्टी को नई हल्का बंदियों से कुछ नशिस्तों पर वाकई ख़तरा है? यही वजह है कि वो रजिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? शायद हो सकता है, यस इट्स पॉसिबल। और मगर मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शंस जल्दी चाहते हैं ऑन एनी बेसिस, इसलिए कि उनको पता है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम। मगर मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह का क्या बताता है।
ये बताता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जब कोलैबोरेट करती हैं, पावर शेयरिंग होता है, चोरी करना और लूट करना, तो जिस माने ज़्यादातर यही तो करते हैं ये, मगर जैसे वो ख़त्म हो जाता है, उनका जो कंपल्शन था टू शेयर पावर ख़त्म हो जाता है, देखिए कितनी जल्दी एक एक के गले पे आ जाते हैं, एक एक के गले दबाने लग जाते हैं। अभी तो ये कोलैबोरेट कर रहे थे, अभी तो इन्होंने दोनों मिल के बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिए थे, अभी तो इन्होंने रोए थे और प्रोटेस्ट किया था कि डेमोक्रेसी कमज़ोर हो गई है, अभी तो उन्होंने कहा कि कौन है मास्टरमाइंड ऑफ हाइब्रिड डेमोक्रेसी, और ये सब इकट्ठे होके कह रहे थे। और अब देखिए जिस तरीके, एक मिनट में जब उनका पावर निकला गया, आई मीन देयर इज नो नीड फॉर देम टू कोलैबोरेट, एक एक के गले पे आ गए हैं। मैं तो आपको क्या बताऊं, ये तो पक्के मुनाफिक है ना। ऐसे तो मैं माफ करिए कि ये तो आई हैव नेवर सीन इतना जल्दी। अब हमें पता है कि क्यों सेंसस हो रहा है, हमें पता है वो डिले क्यों हो रहा है, हमें पता है डिले को कौन बेनिफिट करेगा, हमें पता है कि डिलिमिटेशंस कैसे होंगे और क्यों ऐसे होंगे। तो हैरानगी की क्या बात है, जो पार्टी को डिलिमिटेशन से कुछ लोग बेनिफिट करेंगे। मैंने एक दफ़े कहा हुआ है कि ये जो डिलिमिटेशन मिसाल के कंस्टिट्यूंसीज में होता है और कंस्टिट्यूंसीज ऐड होते हैं, वो एरियाज जो हैं फ्रॉम एन एंटी, मिसाल के तौर पे पीपीपी वो प्रो पीपीपी बन जाता है, इसलिए कि दूसरे जगह से जो प्रो पीपीपी वोट है वो ज़्यादा लिया जाता है। ये सब जेरीमैंडरिंग जैसे लोग कहते हैं। ऑल दिस इज़ ऑन द कार्ड्स, और ऑल दिस हर वक्त होता है। अगर ये सेंसस में नहीं होगा और उससे पहले भी हुआ है, तो मेरे ख्याल में वी शुड गेट यूज्ड टू दिस, और बस ये सोचना चाहिए कि कितना जल्दी एक एक के दोस्त से ये दुश्मन बन जाते हैं एक एक का। रिमार्केबल। हिलाली साहब, ये जैसे आप मुनाफिकत कह रहे हैं, हमारे यहाँ इसी को सियासत कहते हैं। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी की इस मामले में रेजिस्टेंस जोर पकड़ सकती है? क्या वो सड़कों पर आ सकते हैं, दबाव डालने में कामयाब हो सकते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो, और दबाव वो डालेंगे किस पर? देखिए, ये सब बयानबाजी जो हो रही है, ये ऐसे लोगों के हमदर्दियाँ लेने के लिए और अपने आप को दोबारा से एक जमहूरी जमात साबित करने के लिए हो रहे हैं, जो कि इनके करतूत रहे हैं अभी इस 16 माह में। जो जिस किस्म की, जिस एक्ट का भी अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये सारे एक्ट्स, पैमरा लॉ और बाकी चीज़ें, जिस किस्म के इन्होंने कवानीन बनाए हैं, और जिस किस्म की हाई हैंडेडनेस इनके नाक के नीचे, फेडरल गवर्नमेंट की नाक के नीचे पंजाब और केपी गवर्नमेंट, केपी पुलिस ने की है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमहूरियत का कितना दर्द है इनको। ये अपने पाव गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करने को तैयार हो जाते हैं, ये इस किस्म के लोग हैं। इसलिए इनसे कोई खैर की तवक्को ना रखे। ये जितनी भी बयानबाजी हो रही है, ये तहरीक ये सोच भी नहीं सकते तहरीक चलाने का, क्योंकि इन सब को इतना डरा दिया गया है एक ऑब्वियस ख़तरे से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से और उसकी जमात से, कि ये अगले 2 साल डरते रहेंगे। अगर उनको कहा जाए 2 साल तक यही कहा जाता रहे कि नहीं नहीं अभी नहीं कराने, वरना आप तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा आपकी पार्टियों का, सिंध भी निकल जाएगा आपके हाथ से, पंजाब भी निकल जाएगा, तो ये 2 साल भी नहीं मानेंगे इलेक्शन पे। ये किसी ना किसी बहाने उसको टालते रहेंगे। इसी किस्म की जालसाजी करके सदर साहब के साइन से जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये काम करते रहेंगे। बुनियादी तौर पे जो है, राना सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं कि आपने CCI का आपको पता था, आपको पता है ये सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस हो रहा है। CCI में आप सीधा सीधा एक कानूनी और आइनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ था कि 2 जगहों पे केयर टेकर आपके चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मैंडेट नहीं रखते ये डिसाइड करने का कि उन दोनों 2 बड़े तरीन सूबे, आधी से ज़्यादा आबादी जहाँ पे है, उनकी किस्मत का फ़ैसला आप CCI में बैठ के करें कि किस तरह से उनके साथ होना चाहिए। फिर CCI के ऊपर एतराज़ात भी है उसका, या तो उनकी अपनी अलाइड पार्टीज़ एतराज़ात ना कर रही हो, MKM एतराज़ कर रही है कि हमें सही तौर पर नहीं गिना गया, बलूचिस्तान से एतराज़ात आ रहे हैं कि हमें सही तौर पे नहीं गिना गया, तो इसका मतलब है सेंसस सही हुए ही नहीं। तो उस पॉइंट को भी नज़रअंदाज किया पीपल्स पार्टी ने और उसको अप्रूव कर दिया। अब किस बात पे रो रहे हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया?
ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती है, उसके मुख्तलिफ जो मराहल होते हैं, उसमें हल्का बंदियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है। उसमें इस तरह से हल्के कार्व आउट किए जाते हैं जहाँ पे कोई एक पार्टी को हराना हो तो उसका जो पॉपुलर एरिया होता है उसके अंदर, उस हल्के के अंदर उसको आधा आधा करके तकसीम कर दिया जाता है, किसी दूसरे हल्के में डाल दिया जाता है। पिछले 2018 के इलेक्शन में एक और काम भी हुआ है जो पहले नहीं होता था। वो ये हुआ है कि लोगों को पोलिंग स्टेशंस का आपको पता था, आपको फ़ोन पे आप भेजते थे, आपको मैसेज आ जाता ये आपका पोलिंग स्टेशन है। लोग वोट डालने के गए हैं, वो कहते हैं जी नहीं आपका तो यहाँ वोट ही नहीं है। रातों रात वोट चेंज कर दिए गए, 15-15 किलोमीटर, 18-18 किलोमीटर। एक जगह से ये भी हुआ कि गुजर खान के वोट खानेवाल में डाल दिए गए जो कि 400 किलोमीटर दूर है। तो ये प्री पोल रिगिंग के भी एक तरीकाकार होता है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि क्या हल्का बंदियाँ को इतनी ज़रूरी है? आइन में तो हल्का बंदियों का कोई जिक्र नहीं है, सेंसस का जिक्र है, हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है। हल्का बंदी कानून के तहत आती है। आइन की जो स्ट्रक्चर है बुनियादी तौर पे, जो हम आइन का बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट है, आप उसको नहीं छेड़ सकते, उसमें तरमीम नहीं कर सकते। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को आप चेंज नहीं कर सकते। जो मुकन्ना, अदलिया और एग्जेक्टिव का इख्तियार है उसको आप बैलेंस उसका ख़राब नहीं कर सकते। तो जो बुनियादी हकूक़ हैं आपके, वो है आपके गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के, वो डोमिनेट करेगा हर जगह के ऊपर। हल्का बंदियाँ आइन का हिस्सा नहीं है, सेंसस ज़रूर है। अगर आपका बुनियादी हक ये कहता है, आइन ये कहता है कि आपको अपनी हुकूमत इलेक्ट करने का इख्तियार है, तो पहले वो अप्लाई होगा, उसके बाद कोई और कानून या आइन की कोई और शिक अप्लाई होगी। तो इसलिए ये कहना कि जी अब क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो गया है तो अब हल्का बंदियों के बगैर तो बड़ी तबाही मच जाएगी, अगर हुआ तो पता नहीं आइन और कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अगर आप नहीं कराते 90 दिन के अंदर तो ये खिलाफ वर्जी है आइन और कानून की, खुला खिलाफ वर्जी है बुनियादी हकूक़ की भी। और 90 दिन के अंदर राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है 90 रोज़ के बाद हो जाए इलेक्शन, अगर 90 रोज़ मज़ीद डिले भी कर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल उसकी वजह वही है जो मैंने शुरू में बयान की। उनको डराया इस तरह से गया है कि ये 90 की बजाय ये 900 दिन भी चले जाएंगे आगे। ये कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, ये हो जाए, अब ये हो जाए, फिर कोई और मसला आ जाएगा, फिर मईशत ठीक नहीं हो रही, फिर फलां चीज़ ठीक नहीं हो रही, टेररिज्म की वेव आ गई है एक, ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पे ये मसाइल शुरू हो गए हैं, कोई खुदा ना खासा कोई सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो जाए। तो ये तो बहाने तो फिर बनाएंगे ये, जब तक इनका खौफ दूर नहीं होगा। और वो खौफ दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खौफ दूर नहीं होगा, मेरी बात लिख के रख ले, ये साल क्या 2 साल भी इलेक्शन मुश्किल है आपके यहाँ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही नज़र आ रहा है। नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है? एक तरफ CCI में जाके अपना कंसेंट दे आते हैं, दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी बयानात दे रहे होते हैं पॉलिटिकल गिमिक्री के लिए, और फिर ये राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है कि क्या फ़र्क पड़ता है 90 रोज़ अगर डिले भी हो जाएँ इलेक्शंस, तो इस पर भी ज़रा साथ ही कॉमेंट कर दीजिए। गुड कॉप और बैड कॉप तो पाकिस्तान की तारीख 1947 14 अगस्त से लेके आज तक की देख लीजिए, जो भी स्टेक होल्डर है उसने ये खेली है, कैरेट एंड स्टिक, गुड कॉप बैड कॉप। लिहाजा इसके बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैं हैरान हो रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब या शहरी रहमान साहिबा अभी कुछ दिनों पहले मिनिस्टर्स थे, उनके कितने बयानात लोग सीरियसली लेते थे, क्या क्या उन्होंने कहा किसी ने सीरियसली लिया? अब तो वो कुछ भी नहीं है। अब तो एक सियासी पार्टियां, 2 सियासी पार्टियां हैं मेजर, यानी 2 of the 3 मेजर पार्टीज, उनके वो नुमाइंदे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि शहरी रहमान साहिबा या उनकी पार्टी, राना सनाउल्लाह साहिब या उनकी पार्टी, इलेक्शन का ताखीर से होना ना होना तो इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है सियासी पार्टियों से। ये तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है आइन को ऊपर रख के। तो आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप इलेक्शन की तैयारियां कीजिए, आप इलेक्शन की तैयारियां कीजिए जो कि आपका बुनियादी काम है, ताकि आप इलेक्ट होके वापस आए। तारीख क्या होगी? होता यह है कि बड़ी एक फिक्रा जब आता है ना आपके सामने कि ABC और वगैरह वगैरह, मेरे पाकिस्तान की जो तारीख पढ़े ना तो उसमें जो वगैरह वगैरह है वो बड़ा अहम है। यानी ताखीर की वजह या उसका जो है वो फैसला करना कि कब होगा, उसमें आईन आपके पास है, उसमें आपका ये ECP का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट मौजूद है।
हल्का बंदियां और ये वो सारा जो है ये तो जानबूझ के बीच में डाला गया है, ये उनके ऊपर है। तीसरी आपकी बात आती है आपके अवाम जो वगैरह वगैरह डिसाइड करते हैं। ये असल में मसला ही वगैरह वगैरह का, और ये राना सनाउल्लाह साहब को अच्छी तरह से पता है, इसी तरह से शहरी रहमान साहबा को भी पता है। अब देखना सिर्फ ये है कि कब होते हैं। इनके हाथ में इलेक्शन की डेट नहीं है। आप इस पे बहस करते रहिए, 2-2 3-3 प्रोग्राम कर लीजिए, आप किसी नतीजे पे पहुंच भी जाएंगे। फिर भी क्योंकि सियासतदान ने आज तक पकड़ाई दी है किसी को, इधर बात करेंगे, इधर यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेके फिर उसके बाद एक लंबा चक्कर, बारों बार पीर वदाई, फिर वापस आ जाएंगे। हम तो सिर्फ तमाशाइयों की तरह देख रहे हैं। मुझे इस वक्त अपनी सियासी पार्टियों का जो दुख है वो नजर आ रहा है, और वो मैं आपको एक फिक्रे में बताता हूँ जी। सियासी पार्टियां, खास तौर पे ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट गुजरी है, ये जो 15-16 महीने गुजरे हैं, सियासी पार्टियों से वो नहीं हो सका जो उनको मैंडेट दिया गया था। उसके बिल्कुल बरक्स उनके ऊपर ये बिल्कुल इल्जाम है कि उन्होंने अपने काम करवाए, अपनी सजाएं माफ करवाई, अपने हिसाब किताब बराबर किए और चले गए। लिहाजा उनको इस वक्त की मार्जिनलाइजेशन जो है उसका दुख है, और उसके लिए आखिरी इस वक्त की बात, उसके लिए इनका रेलेवेंट होना बड़ा जरूरी है। तो ना सिर्फ ये कि इस तरह के बयानात दे के आप रेलेवेंस अपनी जाहिर करते हैं, ये इस तरह के बयानात आपको और भी आएंगे, लेकिन ये सारी लिप सिंकिंग है। इनको अच्छी तरह से पता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि वगैरह वगैरह ने क्या फैसला किया हुआ है। उस वगैरह वगैरह ने जो फैसले किए हैं उसी पर ही अमल दरामद होगा। और मजे की बात यह है कि उस पटारी में से अभी कोई डेफिनेट डेट निकली नहीं है। हाँ, अभी उसके लिए तो बहुत टाइम है, बहुत कुछ काम करने हैं उसके लिए माहौल करना है। और स्क्रम मास्टर जो हमें चाहिए था, मैं आपके लाखों देखने वालों को बताऊं कि हालात केओटिक इतने हो चुके थे। अगर आप देखिए, हुकूमत जाती है और उसके बाद यानी कंटेनर और वो सारा कुछ, और गोलियां चल रही हैं, छर्रे लग रहे हैं, और एक सियासी इंतशार है, एक माशी इंतशार है, मुसीबत पड़ी हुई है। उस वक्त ज़रूरत होती है, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक जगह कहा कि विक्ट्री उसकी होती है जो केओस को, इंतशार को कंट्रोल करता है, ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि दूसरी पार्टी को भी। तो मुझे किसी लिहाज से लगता है कि ये वगैरह वगैरह जो है, ये जो वगैरह वगैरह है, इनके पास इस केओस को कंट्रोल करने का कोई गुर हाथ लग गया है। अच्छा, ठीक है। राव खालिद साहब, शॉर्ट कमेंट में ज़रा एक सवाल का आप जवाब दे दें। ये भी सवालात उठ रहे हैं कि ये तारीख़ की, जैसे बात की नज़मुल साकिब साहब ने कि पता नहीं तारीख़ है क्या, मुझे लगता है ये भी नहीं पता कि तारीख़ देनी किसने, क्योंकि आइन कहता है कि सदर ने देनी है तारीख़। अब इलेक्शन एक्ट में इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दिया कि वो तारीख़ देंगे। आपको क्या लगता है इख्तियार होगा किसका? क्या एक नई टसल शुरू हो जाएगी और नया आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा? देखिए, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो आइनी फ़िरका वारियत यहाँ फैलाई गई ना, मुख्तलिफ आइन की तशरीहात करके और कानून की तशरीहात करके, वो हमारे लिए मसाइल का बायस बन रही है, बार बार बन रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फुल कोर्ट बैठ के इस किस्म की सारी चीज़ें, ये जितनी, बल्कि एक बड़ा दिलचस्प जुमला मैं आपको बताऊँ, जब 8वीं तरमीम हुई थी उस वक़्त बड़े मशहूर राइटर होते थे, मरहूम अज़हर सुहेल, हमारे बड़े दोस्त थे। अच्छा। उन्होंने लिखा था कि 8वीं तरमीम के ज़रिए जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में ऐसे छोटे छोटे बिच्छू छोड़ दिए हैं जो आइंदा 50 साल तक जमहूरियत को डसते रहेंगे। तो वो जब तक वो बिच्छू हम नहीं निकालेंगे उसमें से, और तशरीहात के ज़रिए उनको मज़ीद ताकतवर किया गया उन बिच्छुओं को, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। वरना प्लेन रीडिंग ये है कि जब आइन कहता है सदर करेंगे, तो कोई भी उसके मातहत, आइन के तहत बनने वाला कोई भी कानून उस पर हावी नहीं हो सकता। आइन की मानी जाएगी, सबसे पहले आइन की मानी जाएगी। आइन के जो शिक है 48, उसमें है कि सदर साहब जो है वो डेट देंगे जब सदर साहब तहलील करेंगे असेंबली को, तो वो इसमें तो कोई बहाम की बात नहीं है। अब इसमें शरारत की जा रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो 4-3 बेंच वाली शरारत शुरू की, एक अब ये की जा रही है, वो इलेक्शन कमीशन को हमने इख्तियार दे दिया जी वो करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी है तो वो आइन के तहत है। आइन कहता है 90 दिन से आगे आप नहीं जा सकते, जब असेंबली बाइंडिंग तो वहाँ पे भी हो जाए, तो कैसे जाएंगे? चाहे बेशक जी डेट किसी ने भी देनी है, वो नहीं चेंज हो सकता। जो फैक्ट है वो वही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई का एक तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम इस्तेमाल की हर चीज़ की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आवाम को रिलीफ देने के दावे करके PTI की ख़राब मुआशी पॉलिसी से होने वाले नुकसान के अजाले का जो आज़म PDM हुकूमत लेकर आई थी, वो ख़ुद मुल्क को उस नहज पर छोड़ कर गए हैं कि महंगाई इस वक्त 27.57% पर पहुँच चुकी है। इंटरबैंक की अगर बात करें, डॉलर की कीमत की बात करें तो 295 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपये है। और ये जो दोनों मार्केटों का फ़र्क है, ये मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोल तकरीबन 300 रुपये पर पहुँच चुका है। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और जो चीज़ नहीं बढ़ रही है वो है आवाम की आमदन। ज़फ़र इलाही साहब, PDM ने कहा कि ये PTI की ख़राब मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। PTI जब आई थी वो कहती थी नून लीग ख़राब मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। जब नून लीग आई थी तो वो कहती थी पीपल्स पार्टी की ख़राब मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। ये चेन कहीं रुकेगा जाके या ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस इल्ज़ामात ही लगते रहेंगे, कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे? देखिए रामीन, मेरे अपने ख्याल में जब काकड़ साहब ने ओहदा लिया था तो उन्होंने अपनी एक शुरू में तकरीर किया था और वो तकरीर में उन्होंने IMF को एश्योरेंस दिया था कि हम जो हैं हम वो काम करेंगे जिस पे हमने वायदा आपसे साइन किया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। जब एक आदमी नॉट रियली अ पॉलिटिशियन नहीं होता है और वो एक नॉन पॉलिटिकल है या ब्यूरोक्रेट है, इंडिपेंडेंट है, जो भी है, तो उस पे वो ये प्रेशर नहीं होता है। वो कहता है देखो मैं बेबस हूँ, मेरे सामने आपके पॉलिटिशियंस आ गए, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हालांकि दे आर द पीपल हु बेनिफिट। अगर वो वाकई इन्फ्लेशन कम होता तो उनके बदले। मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं चाहता आप पे ज़्यादा उस बोझ पड़े, मगर एट द सेम टाइम जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट की है, अब उस एग्रीमेंट में ये है कि जब आपके पास वो पैसे जो आपने कहा है होंगे ना हो फॉर एनी पर्पस, मिसाल के तौर पे इफ़ यू डोंट कलेक्ट इनफ टैक्स, क्यों? बड़े सारे रीजंस हैं कि आपने इतने टैक्स नहीं करे। नॉट एवरीथिंग, वो हर चीज़ आपके नाइलियत पे नहीं डिपेंड करता है। तो फिर वो क्या, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? मतलब ये है कि फिर आप ज़्यादा टैक्स चढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। तो इन लोग जो हैं ये इनमें इन्होंने वाइजली इन्होंने खुद ये जो सदमा था वो निकाल दिया और कहने लगे जो लिखा हुआ है हम करेंगे, जो हमने वादा किया हमने नहीं, जो इन्होंने वादा किया हमें करना पड़ेगा, माफ़ करिए भुगते हैं इसको। जी एंड मेरे ख्याल में ये आप देखेंगे जाने आने के साथ 20 रुपया पेट्रोल बढ़ गया, जो भी हुआ जो भी नहीं। तो कहने की बात यह है कि दे कांट डू, ये करना ही है उनको जिस वजह के लिए। और अब फिर मैं आपको बात करता हूँ, आपकी बैकिंग देखिए, IMF आपके साथ है। ब्लिंकन फ़ोन करता है हर 10 दिन के बाद और कहता है शाबाश, वी आर बैकिंग यू। ये सब क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं होता था। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको कहने के लिए हम आपके पीछे हैं, आगे बढ़ो। ये सब चीज़ जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? इसलिए कि आप जानते हैं कि आपके पीछे बिग ब्रदर इज देयर और वो आपको, वो हमारा होप है कि ही वोंट लेट यू डाउन। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही चलेगा। आप देखेंगे इन लोगों को कोई ख़ास परवाह नहीं होगा, जो स्टेप्स लेने हैं वो लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और IMF से ज़बरदस्त चिट लेंगे और शायद IMF, अमेरिका, UAE, चाइना और भी आपको शायद पैसे दें। राव खालिद साहब, मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़ाहिर है ये बात वाज़ेह है कि हम निगरान हुकूमत पर इतना रिलाई कर नहीं सकते, मैंडेट नहीं होता उनके पास, बल्कि उनको लाया इसलिए गया है कि जो पॉलिसीज़ सेट करके गई है पिछली हुकूमत उसी को सस्टेन करें। तो जिम्मेदारी हम उन पर आयद नहीं कर सकते संभालने की मुल्क को, लेकिन इस नहज पर पहुँचाने की जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहज पे तो देखिए हम तो कभी निकले ही नहीं इस मुश्किल से, जो माशी मुश्किलात हमारी है। हमने ना कोई ऐसी पॉलिसी साजी की। किसी ज़माने में हमारा 5 साला मंसूबा होता था
प्लानिंग डिवीजन बनाता था, जो कहते हैं कि कोरिया को हमने दिया, जनूबी कोरिया को, और वो बड़ा उसको इम्प्लीमेंट किया और कामयाबी से सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया। PIA ने बना के दी एमिरेट एयरलाइन 38 साल होने को आगे, 37-38 साल, वो बड़े कामयाबी से ऑपरेट कर रही है। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक ज़माना था 60s का, आप कह सकते हैं, एक दौर था जिसमें हमने कोई प्रोग्रेस भी की, एग्रीकल्चर के हवाले से की, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हमारे बने भुट्टो साहब के दौर में, और इस किस्म की चीज़ें हमारे हुई, हैवी इंडस्ट्री को फ़रोग मिला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग मिला। फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमारी PIA बड़ी कामयाबी से ऑपरेट कर रही थी। तो वो एक थोड़ा अरसा था, जिसके बाद हम फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, और 77 के बाद तो हम एक ऐसा एरा में दाखिल हो गए जिसके बाद हम नीचे से नीचे गिरते चले, लुढ़कते चले जा रहे हैं, और हम संभल नहीं पा रहे। हमें वक्ती तौर पे सहारा मिलता है, कोई अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है रीजन में, 1979 में रशियन इन्वेजन होता है, हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, डॉलर आने शुरू हो जाते हैं, और उससे हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते हैं। उसके बाद हम फिर 9/11 होता है, फिर हमें एक सहारा बीच में मिल जाता है, फिर हम कुछ अरसे के लिए अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये कोई हल नहीं है, ये वक्ती सहारे जो है कर ले दे के हम अगर चलाने की कोशिश करेंगे। हमने ये कोशिश नहीं की कि हमारे यहाँ जो हमारी कैपेसिटी है, से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी जो ये मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो चीज़ें, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है हमारी, हम एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन पे हमने तवज्जो नहीं दी। हमने बिल्कुल अपने आप को कह ले के लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया कि कोई नहीं, डॉलर आ जाएंगे, मामला चलता रहेगा, IMF पैसे दे देगा, मामला चलता रहेगा, थोड़ी सी सख्ती दाएं बाएं करके जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनसे ले लेंगे। भाई शौकत तरीन साहब जाते हुए बता के हमें गए थे, और शब्बर जैदी साहब भी कहते रहे, 80 लाख लोग हैं आपके जिनकी टैक्सेबल इनकम है, उनकी आपको रहन सहन से, उनकी गाड़ियों से, ट्रैवलिंग से, उनकी बिजली और गैस के बिलों से आपको पता चलता है, उनके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से पता चलता है कि वो बहुत बड़े टैक्स पेयर बन सकते हैं। आप उनको नोटिस तक नहीं दे पाते, फिर आपकी रियल स्टेट है उसके आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप एग्रीकल्चर के ऊपर जो आपने टैक्स लेना है उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप किस तरह से ये मामला चलेंगे? फिर आप जब आपका वो जो पॉलिसी आपकी होनी चाहिए टैक्सेबल इनकम जिनकी है उनसे टैक्स लेने की, आपकी कमाई का ज़रिया जो है अगर वो इसी तरह महदूद रहेगा तो मांगे तांगे से गुजारा करेंगे, तो मांगे तांगे से कब तक गुजारा कर सकेंगे? ठीक है, अमेरिका अगर मेहरबान होगा तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए मेहरबान होता है। मुझे तो अभी सरेदस्त अमेरिका का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। क्या हम अमेरिका के कहने पे चाइना के गले पड़ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना को रिस्ट्रेंट करने की पॉलिसी तो उनकी होगी, लेकिन हम उसका हिस्सा उस तरह से नहीं बन सकते। क्या अफगान जी एग्जैक्टली जी क्या अफगानिस्तान में कोई नई जंग शुरू होने जा रही है? कोई इस किस्म का मसला पैदा होने जा रहा है? ऑब्वियसली कोई इस किस्म की सूरत हमें नज़र नहीं आती। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बहुत शदीद रिफ्ट पैदा हो गई है, या मिडल ईस्ट और ईरान के दरमियान हो गई है? अभी तो अपना ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे वहाँ पे सऊदी अरब में, और बड़ी खुशाइंद ख़बर दोपहर को मैं सुन रहा था कि उनके जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने विज़िट करने का वादा किया, ईरान का विज़िट पे आ रहा हूँ। तो हमारे दाएँ बाएँ तो सब खैर है, सत्य खैर है, हम क्यों नहीं ठीक हो पा रहे? इर्द गिर्द इन्फ्लेशन भी गिर रही है, सब जगह पे इन्फ्लेशन गिर रही है, सिर्फ पाकिस्तान में बढ़े जा रही है। ये पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, और जैसे आपने कहा आमदन है कोई नहीं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? डिज़ास्टर निकलेगा ना। अगर ये मैं वो उधार लेता हूँ हिलाली साहब का जुमला, काकड़ शमशाद नेक्सस से अगर मुआशी बेहतरी आनी है तो फिर इलेक्शन की तो ज़रूरत नहीं रहेगी ना आपको। सही बात है। तो वो आपको ऐसा कामयाब फार्मूला मिल जाएगा काकड़ शमशाद के, आपको फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही है। डॉक्टर खालिद साहब ख़त्तागामी की माज़रत, नजमुल साकिब साहब की तरफ जाना है, फिर क्लोजिंग करनी है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान्स नहीं लेकर आता? आपको लगता है कि क्या एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही जी हम हट भी सकते हैं इक़्तिदार से, इस वजह से वो शॉर्ट टर्म ही सोच रहे होते हैं कि बस आवाम को खुश करें और जाएँ? देखेंगे लीडर कौन होते हैं, एक दूसरे पे जब ये ब्लेम गेम करते हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट ने, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको बताया, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हम इनको लेके आते हैं।
तो आपको इतराज किस चीज पे है? डू वी हैव अ चॉइस? आपने खुद चुना, चुनाव में गए, लाइनों में खड़े। अब ये है, मैं आपको बताता हूं हमारे पास क्या चॉइस है। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा एक दफा, वो लेक्चर हो रहा था पाकिस्तान के यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी का, तो उसमें उसने कहा जी कि हमारे पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, हम जब वोट देने जाते हैं तो वही लगी बंधी पार्टियां होती हैं, उनमें हमें वोट देना पड़ता है, तो क्या करें फिर, हम अपने जज्बात का इजहार कैसे करें? तो मैंने कहा एक दिन ऐसा भी करके देखो, इलेक्शन आता है, कोई वोट देने निकला ही नहीं घर से, किसी ने किसी को वोट नहीं दिया इसलिए कि कोई इस काबिल नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। मुझे ये बताइए क्या करेंगे लोग? सही बात। दूसरा उसका पहलू बताऊं आपको कि आप अपने अंदर से लीडर पैदा करें जिन पे आपको इत्मीनान हो, और बजाय इसके कि मोटरसाइकिलें लें, आप चावलों की बोरियां लें, गंदम की बोरियां लें, और 2-3 काम जो है पुलिस कचहरी के करवाने के लिए आप अपने आईडी कार्ड बशमूल अपने तमाम खानदान के उस इलेक्शन की रात से एक रात पहले आप जमा करा दें। अब अगर आपने इस तरीके से सारा इलेक्शन किया, इस तरीके से आपने उसको लेके आए, तो उसका नतीजा क्या होगा? अब पछताए क्या होवत, अब यह है कि चिड़ियां तो चुग गई खेत। आपकी दूसरी तरफ आता हूं कि ये जो आपने यानी शुरू में बात की जी कि निगरान हुकूमत जो है वो मुआशी चैलेंजेस, ओ खुदा के लिए उन्होंने पीडीएम को आगे बढ़ानी है उनकी मुआशी पॉलिसी। क्या पीडीएम की कोई मुआशी पॉलिसी थी कुछ जिसको वो आगे बढ़ाएंगे? इन्होंने आखिरी बात इस वक्त की, जी जी। ये केयर टेकर्स हैं, इन्होंने टेक केयर करनी थी, और अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना टेक केयर, तो ये टेक केयर कह के चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलें जी, हम भी अपने नाज़रीन को टेक केयर करते हैं। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुने में दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।